नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल यूनिक स्टाइल पर। दोस्तों, हमने हिंदी का जो संवैधानिक प्रावधान है, अभी हमने अनुच्छेद 343 से 351 तक जो भाग 17 में है उसे पढ़ा। अब हम लोग भाग 2 में आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो 343(1) है, अनुच्छेद 343(1), जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए तो इस पे हम लोग नज़र डालते हैं। अब देखिए इसमें है क्या कि जब हम लोग बात करते हैं लिपि देवनागरी, तो आप देखिए ऐसे कि जैसे आप कहते हैं ना क ख ग घ, ऐसे करते करते डट 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 जाते जाते आप य तक जाते हो, या फिर स्वर में अ आ ई ऐसे करते करते अंग अह तक जाते हैं, है ना। और गिनती तो भाई आप जानते हैं। तो ये जो देवनागरी लिपि है, अच्छा सबसे पहली बात कि लिपि कहते किसे हैं, इसको भी तो समझना पड़ेगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो एक चीज समझिएगा कि भाई किसी भी भाषा को तो लिखना पड़ेगा ना, किसी भी भाषा को लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए जो भाषा प्रयोग की जाएगी, जैसे हम कह सकते हैं कि उस भाषा का निर्माण ध्वनियों से होता है, अर्थात ध्वनियों का लिखित या मुद्रित रूप। अब आप कहेंगे कि लिखित या मुद्रित रूप, तो भाई आप देखिए देवनागरी लिपि का यह एक प्रकार का मुद्रित रूप ही तो है, लिखित रूप है, तभी तो इसको कर रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए ना कि अगर आप एक लिखते हैं एक, तो हिंदी में आप एक ऐसे लिखते हैं लगभग, है ना, या इसको थोड़ा सा और सुंदर करके ऐसे कर देते हैं। तो ये तो हो गया एक, ये हिंदी वाला एक हो गया, ठीक है। एक होता है ऐसे वन, जो आपका अंग्रेजी वाला हो गया। एक होता है वन इस प्रकार से, जो आपका रोमन हो गया। तो आप देखिए ना, एक हम अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिपि ध्वनियों का लिखित या मुद्रित रूप हो सकता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, यह जो देवनागरी लिपि है, वो जो क ख ग घ हम लोग पढ़ते हैं या अ ई पढ़ते हैं, वह सब देवनागरी लिपि का ही हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस लिपि की बात करें भारतवर्ष में लिपि, अब हम भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में ब्राह्मी लिपि चलती है, जिसको हम ऐसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि। और एक होती है दोस्तों खरोष्ठी लिपि। यह जो है, ये जो खरोष्ठी लिपि है ना, यह अरब देशों में चलता है। कहाँ पे चलता है? अरब देशों में। और भारत में ये चलता है ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। भारत में आप देख रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि है और अरब देशों में खरोष्ठी लिपि है। अगर देखा जाए तो भारत की जो ब्राह्मी लिपि है 5वीं शताब्दी बीसी या 350 ईस्वी तक, ये ध्यान रखिएगा 5वीं शताब्दी बीसी से लेकर के 350 ईस्वी तक की बात की जाती है कि भाई ये जो खरोष्ठी आपका ब्राह्मी लिपि है, यह ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हो चुका था, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि खरोष्ठी, तो ये 3री शताब्दी बीसी या 300 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा यह 3री या 3rd लिख देते हैं शताब्दी बीसी या 300 ईस्वी तक। तो यहाँ तक आप देखिए खरोष्ठी लिपि अरब देशों में चलती थी और हमारे यहाँ भारत में ब्राह्मी लिपि चलती थी। अच्छा देखिए, ब्राह्मी लिपि जब भी हम लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा बाएं से दाएं लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें दाएं से बाएं लिखते हैं। दाएं से क्या लिखते हैं? बाएं। तो आप उर्दू देखिए, आप जो है फारसी देखिए, तो ये सब देखिए दाएं से बाएं यानी उल्टा चलते हैं।
और जो हमारे यहाँ की लिपियाँ जैसे क ख ग घ लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आप हमेशा बाएं से दाएं चलते हैं। और इसमें खरोष्ठी में क्या करते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, और इसमें दाएं से बाएं चलते हैं, और इसमें जो है बाएं से दाएं चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो लिपि चलती है उसमें हम बाएं से दाएं चलते हैं लिखते हुए। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, तो आप कहते हैं ना कि राम वन को गए, तो आपने इधर से लिखा। लेकिन अगर यही लिखना होता है यहाँ उर्दू, तो ध्यान रखिएगा ये इधर से ऐसे चलता रहता। हालांकि मुझे आता नहीं है, इस तरीके से इतना आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि जब खरोष्ठी लिखने की बात आती है तो बाएं से दाएं, और जब बात आती है ब्राह्मी की तो दाएं से बाएं, ठीक है ना, बाएं से दाएं, और ये दाएं से बाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो ब्राह्मी लिपि की अगर हम लोग बात करें, इस लिपि में जो आपकी ब्राह्मी लिपि है यह भी भारत में 2 तरीके से चलती है। आगे बढ़ते हैं। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में जब हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की, तो ब्राह्मी लिपि जो है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों तरफ अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में सिर्फ एक नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। स्पेशली हमें देवनागरी पे आना है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं। गुप्त लिपि जो 4वीं-5वीं सदी थी उसमें गुप्त लिपि में कार्य होते थे। फिर वो कुटिल लिपि बनती है 5वीं, 6वीं और 7वीं सदी में। शारदा लिपि 8वीं सदी में, और नागरी लिपि 8वीं 9वीं सदी। और आप जानते हैं कि लगभग हिंदी का विकास 1000 ईस्वी माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो लगभग वही चीजें आ गई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि देवनागरी लिपि का आविष्कार या निर्माण 8 या 9 सदी के बीच होता है। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में आप याद रखिएगा इसको, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि। गुप्त रूप से कुटिल चाल चलते हैं। कौन भाई? शारदा। कहाँ पे? नगर में। तो गुप्त रूप से कुटिल चाल चलेंगे, शारदा चलेंगी, और कहाँ पे? तो नगर में। देवनागरी लिपि होता है दोस्तों, और देवनागरी लिपि भारत की लिपि होगी ऐसा कहा गया है 343 में। हालांकि उसका विरोध हुआ तो उसको रोक दिया गया 343 के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पूछे तो 343 जरूर बताएंगे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि देवनागरी लिपि, इस लिपि का उद्भव या विकास, या यूं कहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? उत्पत्ति या ये कहिए उद्भव, और बड़ा ही रोचक किस्सा है इसकी उत्पत्ति के पीछे दोस्तों, बड़ा ही रोचक किस्सा है, आप सुनिएगा। पहला जो उत्पत्ति का मतलब केंद्र माना जाता है, कारण माना जाता है, इसको यूं माना जाता है कि देवनगर, यानी देवनगर ने, अभी इसको समझिए कि नागर ब्राह्मणों द्वारा अपनाए जाने के कारण, ये नागर का मतलब गुजरात के ब्राह्मण है ना। तो कहा जाता है कि इन लोगों ने पहली बार अपनाया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, देवनागरी पड़ा। फिर दूसरा जो उत्पत्ति का जो किस्सा है या दूसरा जो तथ्य है वो है कि देवनगर में बोली जाने के कारण इसका नाम शुरू में नागर और बाद में देवनागरी लिपि पड़ा। यहाँ देवनगर का मतलब है वाराणसी। वाराणसी को प्राचीन काल में देवनगर के नाम जानते थे। तो यहाँ पे ना देवनागरी लिपि को अपनाया गया था, इस कारण से पड़ा। फिर एक तथ्य और आता है कि भाई सर्वप्रथम नगरों में अपनाए जाने के कारण, सर्वप्रथम नगरों में अपनाए जाने के कारण। तो आप देखिए 3 तथ्य आ गए जो ये कह रहे हैं कि भाई नागर ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम अपनाए जाने के कारण इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। देवनगर यानी वाराणसी में बोले जाने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। या सर्वप्रथम
नगरों में बोले जाने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। अब देखिए एक और है कि इसकी उत्पत्ति देवभाषा संस्कृत से होने के कारण इसे हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। तो ये 4 तथ्य है दोस्तों जो ये बताता है कि इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या उद्भव कैसे हुआ। तो नागर ब्राह्मणों द्वारा पहला तथ्य कि भाई सर्वप्रथम लोगों ने अपनाया, इसलिए हम इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा तथ्य क्या कहता है? दूसरा कहता है कि देवनगर में बोली जाने के कारण, यानी देवनगर में इसका प्रयोग होने लगा, इस वजह से देवनगर मतलब वाराणसी में। तीसरा कह रहा है कि सर्वप्रथम नगरों में प्रयोग होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। चौथा कह रहा है कि देवभाषा संस्कृत से उत्पत्ति होने के कारण इसका नाम जो है नागरी लिपि पड़ा। तो ये 4 तथ्य हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चारों तथ्य दे करके एक पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है कारण। तो नहीं है वाले में चारों के अलावा जो भी रहेगा उसे हम टिक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। जैसे यह देखिए, यह जो देवनागरी लिपि है इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। क्यों वैज्ञानिक है इसको भी समझते हैं। यह लिखने की इसकी निश्चितता होती है, लिखित रूप की इसकी निश्चितता होती है। आप जैसे कोई भी शब्द, कोई भी ध्वनि लिखते हैं तो स्पष्ट कहीं भी रहेगा तो उसी तरीके से उसको हम लिखेंगे। प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित वर्ण होता है। हर एक ध्वनि के लिए क्या होता है? निश्चित वर्ण होता है। संयुक्त अक्षर में शुद्धता होती है, पता रहता है क्या क्या मिल करके ये बन रहा है। शिरोरेखा से स्पष्टता आती है। तो मैंने जो लिखा है ना, यह इसकी विशेषताएं। और देखिए जो वाक्य मैंने लिखा है वो सारी विशेषताएं इस वाक्यों में दिख रही हैं। शिरोरेखा से स्पष्टता रहती है और जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। जबकि इंग्लिश या अन्य में थोड़ा कम होता है। जैसे आपने के को भी क पढ़ा होगा, कहीं कहीं सी को भी क पढ़ा होगा, है कि नहीं। आप ऐसे भी देखो, डब्लू है, वी है, दोनों को हम व पढ़ते हैं, स्पष्टता नहीं है। आप कहीं भी देखिए, डी से भी ड होता है, डी एच से ध होता है, डी एच से ढ भी होता है, डी एच से द भी होता है। आप कहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? आप देखिए, टी से त होता है, टी से ट होता है। तो ये ऐसा हिंदी या देवनागरी लिपि में नहीं है। आप एन से अंग भी लिखते हो, एन से इया भी लिखते हो, आप एन से अड़ा भी लिखते हैं और एन से न भी लिखते हैं। तो आप देखिए ना, यहाँ पे स्पष्टता नाम की चीज नहीं है, क्योंकि एक ही ध्वनि को हम पढ़ते कुछ और है, लिखते कुछ और है। बाकी ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल नहीं है, यही तो कारण है कि यह दुनिया की सबसे वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक लिपि है, यूं कहिए। और आपको पता होगा कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी समय जो है क्या हुआ था कि ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। इसी समय यह राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में घोषित हुआ था दोस्तों। तो जब घोषणा हुई थी राजभाषा की, कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। तभी से हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पे मनाते आ रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देवनागरी में लिपि में सुधारात्मक जो प्रयास किया गया, पहली बार 19वीं शताब्दी में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, जिसे हम इसके बारे में सीधा पूछता है पहली बार किसने किया था। 20वीं शताब्दी में जो पहली बार किया था बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने तिलक फंड दिया था, तिलक फंड दिया था। और काका कालेलकर 1935 में इन्होंने कहा कि हमारा जो स्वर है ठीक है, ऐसे लिखने के लिए बोला था, अ आ ई
उ री ए ऐ ओ औ अंग अ। इन्होंने कहा कि भाई हमारा स्वर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसे अस्वीकार कर जाता है। हालांकि आप देखेंगे ये तो स्वीकार है, आप देखेंगे ये भी स्वीकार है और ये भी स्वीकार है, लेकिन और चीजें अस्वीकार कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नगरीय प्रचारणी सभा के एक विद्वान थे श्रीनिवास दास। इन्होंने कहा कि हमें अल्प प्राण के जगह सर्वत्र जगह सभी जगह या सर्वत्र कहिए, सर्वत्र क्या करना है, सर्वत्र महाप्राण लगाना है, महाप्राण लगाने का सुझाव दिया। अब आप ही समझिए कि अभी हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे हिंदी में तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें जो वायु के छोड़ने के आधार पर बांटा गया है, अर्थात वायु कितनी किस संकेत किस जो है वर्ण के बोलने में निकलता है, तो जिसके बोलने में अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं, और जिसको उच्चारित करने में कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो महाप्राण है वह दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं, जबकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है अभी तक जो वर्तमान में। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया सभी वर्ण के पीछे, सभी वर्ण के साथ नुक्ता लगा करके उसे महाप्राण कर दिया जाए। ऐसा किसने कहा? श्रीनिवास दास ने कहा कि नुक्ता लगाकर सबको महाप्राण बना दिया जा सकता है। नुक्ता लगाकर महाप्राण बनाने की बात की, जैसे क के नीचे नुक्ता लगाइए, ख के नीचे, ग के नीचे, घ के नीचे, तो यह उचित नहीं लगता ना, तो ऐसा मान्य नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक सुधारवादी सुझाव दिया था। इसी नगरीय प्रचारणी सभा में एक विद्वान थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। श्याम सुंदर दास, इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है, इन्होंने कहा कि जो पंचम वर्ण है, क्या है? पंचम वर्ण, इनके स्थान पर क्या प्रयोग करना है? इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ठीक है ना? इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना होगा, ये श्याम सुंदर दास कहते हैं। तो लगभग हम देखते हैं कि वर्तमान में हमने लगभग महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण तो याद बना ही लिया है। साथ ही साथ हम पंचम वर्ण, जैसे आप पंचम वर्ण में ऐसे समझिए, अन्य है, इया है, अड़ है, न है और म है, ये 5 वर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भाई इनके स्थान पे हमें अनुस्वार लगाना चाहिए, और यह लगभग प्रयोग होता है। तो श्याम सुंदर दास की बात हो गई। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग, तो इसमें हमने देखा कि जो उसके बाद जो सुधारात्मक प्रयास होता है, 1947 में यूपी सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति ने लगभग मान के चलिए कि 6 साल के बाद अध्यक्षता जब उसकी होती है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके हेड होते हैं, वो अध्यक्षता का जो है अध्यक्ष बनते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें कुछ चीजें जिन्हें हम स्वीकार किए और अस्वीकार किए उसकी बात करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि अ, आ, ई, उ, डॉट अंग, अह, इसे इस समिति ने भ्रामक बताया और इसे क्या किया? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार। इसीलिए आप देखेंगे आपके हिंदी में
आपके देवनागरी लिपि में इस तरीके से स्वर नहीं लिखा जाता है। दूसरी बात कि जो आपका पंचमा अक्षर था, पंचमा अक्षर के स्थान पर जो आपका अनुस्वार था उसे क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। आप देखते हैं कि पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं आप। उसके बाद अगर आप देखें तो सर्वत्र शिरोरेखा लगाने की जो पेशकश थी इसे भी क्या किया जाता है, स्वीकार। आप देखेंगे कि सर्वत्र शिरोरेखा लगाने का जो देवनागरी में व्यवस्था है वह भी स्वीकार कर लिया जाता है। अब राधा कृष्णन ने 1953 में खुद जो राधा कृष्णन थे इन्होंने सुझाव दिया। इनका सुझाव क्या था, तो इनका सुझाव, जैसे आप जानते हैं कि आप दो तरीके से ख लिखते हैं, जैसे ख, भ, घ और छ, जैसे है ना ख, ये वाला नहीं। पहले क्या था, ऐसे ख लिखा जाता था, ठीक है। भ को ऐसे लिखते थे, ठीक है। घ और उसके बाद एक वर्ड और है इसमें जिसको इन्होंने बदल करके राधा कृष्ण ने सुझाव दिया कि इसके स्थान पर हमें ख ऐसे बनाना है, भ को ऐसे बनाना है और उसके बाद छाता छ है, तो छाता छ पहले बनता था ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद छाता छ है और इस छाता छ में इन्होंने क्या किया कि नहीं भाई अब ये छाता छ ऐसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ सुझाव दिए छोटे मोटे, जिन्हें क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता वाली जो समिति थी उसमें कुछ चीजों को स्वीकार और कुछ चीजों को अस्वीकार किया जाता है, जिसमें पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार स्वीकार कर लिया जाता है। देवनागरी लिपि में सर्वत्र शिरोरेखा का उपयोग स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। और आप देखें इनका भी सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से देवनागरी लिपि में जो सुधारात्मक प्रयास हुए थे वह यहाँ पर समाप्त होते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में जितने भी सुझाव हुए उन सारे सुझावों या सुधारों को अपनाते हुए जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, अब देखिए दोस्तों इसमें कुल वर्ण कितने हैं, 52 है। कुल वर्ण कितने हैं, 52 है दोस्तों। जिसमें से अगर आपसे पूछे कि भाई मूल वर्ण कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा मूल वर्ण जो है 44 है, ठीक है ना। मूल वर्ण कितने हैं, 44। अगर इसमें पूछे मूल वर्ण तो आप बताइएगा 44, जिसमें से 11 क्या है, स्वर है और 33 क्या है, व्यंजन है। अब आप कहेंगे सर ये तो 44 हुए, इसके आगे तो आप समझिएगा इस 52 में 44 तो ये हो गए, उसके बाद 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी तो है, द्विगुण व्यंजन है। कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा एक तो डलिया ड से निकला है अड़ और एक ढक्कन ढ से निकला है ढ, चढ़ना, पेड़, ये उच्छिप्त व्यंजन हो गए। कितने हो गए, 44 2 46 हो गए। उसके बाद 2 अयोगवा हैं, अयोगवा जिसमें अनुस्वार आ जाता है ऐसे ऊपर लगा देते हैं और एक आ जाता है आपका ये अह की मात्रा, ठीक है ना। तो 2 और जुड़ गए, ये कितने हो गए, 2। तो कितने हो गए टोटल, 2 2 4 और 44 48 हो गए। 4 जो है इसमें दिख रहा है, हाँ 4 जो है संयुक्ताक्षर है। कौन कौन सा है भाई, तो आप देखिए छ, त्र, इज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। क्षत्रिया छ, क और स, त्र, त और र, ज्ञ, ज और इय और श्र, स और
र से मिलकर के बना हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे समझिए। आपका क्षत्रिया छ है, क्षत्रिया छ में आधा क और श है। आपका त्र है, त्र में आधा त है और र है। ज्ञ है, इसमें ज है और य है। उसके बाद श्र है, तो श्र में बड़ा स और र, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो संयुक्ताक्षर है यह भी स्पष्ट दिख रहे हैं किससे किससे मिलकर बने हैं। तो दोस्तों यह जो पाठ था, अभी हमने हिंदी साहित्य के विकास में जो भाषा और लिपि के बारे में सारी चीज़ें संभव हो चुकी हैं और बड़े ही इत्मीनान से मैंने बताने की कोशिश की है। इसे नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए इतना जो इस पोर्शन से अगर आया तो कहीं से भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको फिर से जय हिंद जय भारत दोस्तों।